Hello friends, welcome back to a new sociological concept, issues of nation building, fundamentalism and secularism. I think this is the very important topic regarding the upcoming examination such as assistant professor conducted by UPHSC in sociology. I think this is the 10th of unit. My PPT presentation in totally in English, but I will try to convey this concept in both languages, Hindi and English. Hope this is helpful for all of you. जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है इश्यूज ऑफ नेशन बिल्डिंग फंडामेंटलिज्म एंड सेकुलरिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटलिज्म और सेकुलरिज्म बोथ आर द ऑपोजिट कॉन्सेप्ट with reference to different era of society. Fundamentalism denotes post-modernity society as well as secularism denotes modernity society. फंडामेंटलिज्म एंड सेकुलरिज्म को डिस्कस करने से पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। नेशन बिल्डिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड एंड डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्ट नेशन बिल्डिंग। देन आई विल show you secularism and fundamentalism. नेशन बिल्डिंग को हम करेंटली एक इवेंट से जोड़ कर देख सकते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम सभी ने हर घर झंडा हर घर तिरंगा अभियान चलाया। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि कैसे हम अपने एक नेशन को बिल्डअप करते हैं। हमारे पीएम सर ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इज अ संस्कार उत्सव फॉर द यूथ विच विल fill them with the undying passion to contribute for the society. नेशन बिल्डिंग का प्रमुख कार्य यह है कि कैसे व्यक्ति अपने स्टेट के साथ पॉलिटिकली स्टेबल रहे और इंडिविजुअल के मन में कोई क्लैश ना हो, स्टेट को लेकर कोई भी विद्रोह ना हो आगे, इसलिए नेशन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट में हम नेशन बिल्डर्स को समझ सकते हैं जो एक इनिशिएटिव लेते हैं टू डेवलप नेशनल कम्युनिटी थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड मास मीडिया, मास स्कूलिंग, youth contribution, citizen contribution, paying taxes. These are the example of the build a nation. Concept of nation building. Nation building is an old term and was one of the key concepts of the foreign overseas security and development policy during the 1960s era. मतलब नेशन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो ये वो 1960 के दशक में ही आ गया था, जो मुख्यतः फॉरेन ओवरसीज सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, अब इस समय क्या है, it is a popularly known as a process which sets in motion the socio-political development of country by bonding loosely associated society into a common community of one identity under the concept of nation. पहले जो हम लोग देखे थे 1950-1960 के दशक में जो ये कॉन्सेप्ट आया था ओनली फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन अब ये क्या है कि कम्युनिटी कॉमन कम्युनिटी कॉन्सेप्ट आ गया है। लोग में हम की भावना हो गई है। सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कैसे इंसान के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होना ज़रूरी है, ये इसमें प्रेजेंट टाइम में कॉन्सेप्ट आ चुका है। The main purpose and main objective of the nation building is bring unity among the people of a country so that political viability of a country can sustain for a long period of time. मतलब मेन उद्देश्य और मेन ऑब्जेक्टिव नेशन बिल्डिंग का यही है कि वो कम्युनिटी, वो हम की भावना, वो राष्ट्रीयता इंसान के अंदर इस कदर
समाहित हो जाए कि पॉलिटिकल वायबिलिटी एंड जो सर्टिनिटी है सोसाइटी की वो लंबे समय तक रन करती रहे। इसी को लेकर रिजल एक जो महान वैज्ञानिक थे वो अपना ब्लूप्रिंट दिए फॉर नेशन बिल्डिंग। उन्होंने बताया कि मेन जो उसके की कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होना चाहिए कि किसके थ्रू हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें है पहला कि उन्होंने बताया कि जो शिक्षा है वो नेशन बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंसान के अंदर अगर इंसान जिस नस्ल का है, जिस जाति का है, जिस रेस का है, वो उसी के साथ उसको स्वीकार कर ले। उसके अंदर ये भावना ना रहे कि नहीं हम काले हैं, हम गोरे हैं। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में क्लैश होने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। रेशियल प्राइड एंड डिग्निटी, रेशियल प्राइड विथ डिग्निटी। थर्ड इज नेशनल कॉन्सियसनेस। इंसान के अंदर नेशनल कॉन्सियसनेस एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम दुर्खिम के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि इंसान के अंदर रहना चाहिए कि राष्ट्रगान हो तो वो सीधे खड़े हो जाए। हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका कहीं अपमान हो तो इंसान उसको सुरक्षित रखे। दिस आर दी ब्लू प्रिंट फॉर द नेशनल बिल्डिंग। कि हम पिछली स्लाइड्स में नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, वो क्या है समझ चुके हैं। अब इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। इंडिया भी जो है वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है। पहले पहले जो इंडिया था वो कई प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था। Pre-independent India was not a singular entity. It was a conglomerate of around 565 princely states. These independent small kingdoms were bound by the culture of Hindutva, its valued tradition and abundant knowledge. The British Empire in its natural, कहने का मतलब ये है कि जो पहले इन भारत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हम देखते हैं कि भारत अपने सबसे विशालतम कह सकते हैं कि क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण से एकता की ओर था। उसके बाद तो भारत का लगभग से एक तरीके से खंड होता गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी देखते हैं कि गोवा, हैदराबाद जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि ये समझ में हमको आता है कि जैसे भारत को एक करने में कितना समय लगा और इस एकता को बांधने के लिए नेशन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, नेशन बिल्डिंग जिस्ट जो है वो हर यूथ के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर इंडियंस के अंदर होना चाहिए, जिससे कि स्टेट्स जो मिलकर हमारा होल यूनियन बना है वो लंबे समय तक रन करे और इसमें कोई क्लैश ना हो, कोई अलग होने की बात ना हो। खैर हम ये नहीं बोल सकते कि अब जितने भी इंडियंस हैं अब के जनरेशन के या 90s के जो जनरेशन के हैं वो अपने कल्चर वैल्यू या इससे भली भांति परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि एक तरीके का जो वेद और उपनिषद को लेकर लोगों में चाह होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, उस हिसाब से भारतीयों का सामाजिकरण नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण ये है कि भारत में निरंतर आक्रमण होते रहा। मुस्लिम आक्रमण से लेकर अंग्रेजों तक अंग्रेजों तक जितने भी मान लीजिए 200 साल तक जो शासन हुआ उसमें भारत के जो सोशलाइजेशन का तरीका था, लोग के सोचने का तरीका था, कहने का मतलब कि उनके पे भारतीयों पे वेस्टर्नाइजेशन का एक ज़बरदस्ती का कॉन्सेप्ट थोप दिया गया। ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमारे जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है, तौर तरीका है, बात करने का तरीका है, हमारे अंदर ये भावना आ गई कि इंग्लिश ही सबसे बढ़िया लैंग्वेज है और बोलने में जो इंग्लिश बोलेगा वही सर्वोच्च है समाज में, और जो कोट पैंट पहनेगा, ये सब कॉन्सेप्ट आ गया है। हम अपनी समृद्ध संस्कृति और जितने भी हमारे लेख है, आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ने से, बुक्स हैं, उनको पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे वो किस तरीके से
अपने ट्राइबल अटैक के द्वारा जो भारत के आर्ट और कल्चर को इस तरीके से प्रभावित किए, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जिससे कि भारत की आने वाली जनरेशन को काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ। उन्हें सच्चाई का पता करने में डिफरेंट बुक और आर्टिकल का रेफरेंस लेना पड़ा, जो कि सबके बस की बात नहीं है। जो पढ़े लिखे वर्ग है वही जान पा रहे हैं कि क्या सच्चाई क्या है। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी हैं। ब्रिटिशर्स ने तो सिस्टमेटिकली तरीके से इंसान के साइकोलॉजी को ही इधर उधर कर दिया। ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंसान की साइकोलॉजी, मेंटल हरासमेंट के थ्रू इंसान के सोशलाइजेशन में उन्होंने कुछ अपने एक दो जो उनके अपने विचार थे वो थोपने शुरू किए। फिर देखे कि वो धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने इंसान का ब्रेन वॉश ही कर दिया। एक तरीके से इंसान को खुद के कल्चर, खुद के जो वैल्यू थे, बिलीफ थे, उनकी जगह अपनी सोसाइटी के जो कल्चर, वैल्यू, बिलीफ है उनको रख दिया उनके उनके आगे। हम वर्तमान समय का बात करें कि एक सिटीजन को, एक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में प्रमुख क्या योगदान देना चाहिए, तो वो इस स्लाइड के द्वारा हम देख सकते हैं कि इन नागरिक को अपने टैक्स को ईमानदारी से पे करना चाहिए, जिससे कि टैक्स के थ्रू ही हमारे जो सोशल वेलफेयर है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या और भी गवर्नमेंट जो गतिविधियाँ होती हैं वो रन होता है। गवर्नमेंट का मेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स होता है। हमारा मेन दूसरा काम ये भी हो सकता है कि नेशन बिल्डिंग के लिए कि हम खुलकर वोट करें, हम घर में दब कर रहे नहीं, किसी बात को टाले नहीं, क्योंकि अगर एक वोट से एक वोट से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण का जो सबसे सर्वोच्च प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं करप्शन ना हो। अगर ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से नियम और हेल्पलाइन नंबर बनाए हुए हैं, उस पर सूचित करें कि नहीं, कि यहाँ पे हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, खुद इसी करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है राष्ट्र निर्माण में कि व्यक्ति एजुकेशन ले, अपने आसपास के लोग को देखें, अगर वो कैपेबल नहीं है तो उनकी हेल्प करें। एजुकेशन इज़ अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज़ अ टूल ऑफ आवर एम्पावरमेंट। ऐसा आमतौर पर देखा गया कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए वहाँ के पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे यूथ पॉपुलेशन का। और हम यह देखते हैं कि भारत जो है एक यूथ बहुल्य देश है। यूथ में समस्याओं को समझने का और उनके जितने भी समाधान हैं उनको ढूंढ निकालने की अपार शक्ति और क्षमता होती है। इश्यूज एंड challenges of nation building, these are the main challenges which is facing by the इनिशियल स्टेज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। उस समय क्या था कि राष्ट्र का निर्माण हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो जो सबसे बड़ी समस्या है नेशन बिल्डिंग के लिए वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुई, क्योंकि अपने अपने जो प्रिंसली स्टेट के जो मालिक थे वो भारत में आने को मंजूर नहीं थे। वो अपना जो उनका जो भी प्रिंसली स्टेट था वो उसे खुद अलग और स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे और वो वहाँ के खुद मालिक बन के रहना चाहते थे, जो कि भारत निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज बन गया। उसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब बंटवारा हुआ तो वहाँ से शरणार्थी यहाँ आए, तो उनको रखने का, उनके खाने पीने का, उनके हाइजीन का बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अप्रोच भी उस तरीके से नहीं था। गवर्नमेंट अप्रोच भी था कि इकोनॉमिकली एंड एग्रीकल्चर बेस्ड था, सोशलाइजेशन, वैल्यू, बिलीफ, क्योंकि हालांकि उस समय का नीड भी यही था कि किसी तरीके से पहले पेट पुजाओ फिर काम दुजाओ। इस वजह से शायद गवर्नमेंट अप्रोच उस तरीके से नहीं था। और हम देख सकते हैं कि जो स्टेट्स, जो मेन जो इशू था उसका यही था कि जो भी स्टेट्स हैं उनका पहले तो प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना और जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाए। दिस आर द मेन इशू फॉर द नेशन बिल्डिंग। वी सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकुलरिज्म एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है कि यह भारत का धर्म है। जैसे कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, लेकिन फिर भी यहाँ का धर्म जो है वो हिंदू नहीं है। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सभी धर्मों को बराबर से स्थान देता है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं इनको अपनी स्वेच्छा से जो जिस धर्म में रहना चाहता है वो उस धर्म में रहे, लेकिन अपने राज्य का और राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता। जैसे कि हम सेकुलरिज्म को देखते हैं कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य जो वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म बराबर है, किसी धर्म को ज़्यादा कम मान्यता नहीं प्रदान किया गया है। तो ये जो है उसको हम एक सोसाइटी से जोड़ के देख सकते हैं कि ये जो जितने भी फीचर्स हैं वो मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स हैं। इसमें क्या था कि राष्ट्र का निर्माण ज़रूरी था। अगर हम जाति धर्म की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लैश होगा और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैक्सिमम जब देश आज़ाद हुए या देशों का संविधान बना तो उन्होंने कोशिश की कि अपने संविधान में इस चीज़ को रखे, उसमें से भारत भी एक था। लेकिन समय के साथ स्थितियाँ बदलती गई, लोग धर्म, जाति, बिलीफ, कल्चर को लेकर जागरूक हो गए। लोग के अंदर ये भावना आ गई कि जैसे जैसे उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा, उपनिषद, पुराण ये सब पढ़ा, तो उनको लगा कि हमारा कल्चर जो था वो कितना इनरिच था। और उसका एक साइकोलॉजिकल कारण भी ये है कि जो फंडामेंटलिज्म है इसका उदय जो है सबसे पहले यूएस में हुआ। यूएस में इतना ज़्यादा मेंटल टेंशन बढ़ गया लोगों के बीच में कि लोग अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो वो एक शांति की खोज में उन्होंने फंडामेंटलिज्म को प्रफाउंड किया। फंडामेंटलिज्म मीन्स गो टू फंडामेंटल, मतलब कि ज़िंदगी ये सब कुछ नहीं है, ताम झाम कुछ भी नहीं है। हम जो ज़िंदगी हम जो लाइफ हम शुरुआत में जीते थे, मतलब हमारे पूर्वज, वही हमारा लाइफ है और इसी को बेस बनाकर हम अपनी लाइफ को अगर आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं तो हम ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। फंडामेंटलिज्म जो है वो क्या है, अपने पुराने समय को रिलीजन के थ्रू जाना है फंडामेंटलिज्म में। It refers to movement or belief calling for a return to basic text or fundamentals of revealed religion, which are believed to be pure and contain original and behavior. It is usually constructed with modernism and liberalism in religion. ये जो है फंडामेंटलिज्म है वो मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म एंड सेकुलरिज्म का बिल्कुल अपोजिट है और कंट्रोवर्शियल है ये। और इसमें एक बात ये भी है कि फंडामेंटलिज्म नॉट अ रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म इज अ फंडामेंटल प्लस लेजिटिमेट। कहने का मतलब ये है कि जो भी जितने भी रिचुअल हैं, जो भी टेक्स्ट है, उनको इस तरीके से पढ़ना, उनको इस तरीके से लागू करना कि वो एक लीगल बन जाए और वो अपने जो भी देश है या आसपास के लोग हैं उस पर वो शासन करे। और जो भी इनके जो फॉलोअर्स होते हैं फंडामेंटलिज्म के, वो क्या करते हैं कि अपने जो भी प्रचार प्रसार करते हैं और वो रिक्रूट करते जाते हैं और लोगों को हायर करते जाते हैं ताकि वो भी आगे इसको कंटिन्यू रखें। केवल बात नहीं, इसको लेजिटिमेट करना ताकि पावर इंसान के हाथ में आ सके। फंडामेंटलिज्म मतलब कि पावर टू अथॉरिटी एंड रूल। फंडामेंटलिज्म जो टर्म है सबसे पहले वो क्रिश्चियनिटी में यूज़ हुआ था 1920 के दशक में, लेकिन ये अब हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। जैसे तालिबानी हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो भी रिलीजन है उनको लेजिटिमेट कर दिया है। अब क्या है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है,
तो वो क्या है, वो एक तरीके की फंडामेंटलिज्म है। वो जितने भी अपने कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, जितने बुक्स हैं, उसके हिसाब से अपने नियम कानून बनाकर लेजिटिमेट करके वो वहाँ पे शासन कर रहे हैं अपना। इसी के संदर्भ में महान समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि जो भी ये फंडामेंटलिज्म का जो भी उदय का कारण है वो ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्निटी है। और ये जो बड़े बड़े बात है, क्योंकि मॉडर्निटी या ग्लोबलाइजेशन ने इंसानों के रहन सहन में इतना ज़्यादा बदलाव कर दिया है कि इंसान खुद में ही कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे। जैसे मॉडर्निटी आ गया तो लोग के पहनने ओढ़ने में बदलाव हो गया, लोग को कई तरीके के कपड़े दिए जा रहे हैं, लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रांड क्या है। तो अगर ब्रांड है भी तो वो क्यों है, किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो उस ब्रांड तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी तरीके से मॉडर्निटी आ गई है। एक्चुअल में मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं है। मॉडर्निटी बस पानी की तरह है, उसमें कोई भी कलर आप डाल देंगे तो उसी का वो कलर ले लेगा। एक्चुअल में मॉडर्निटी किसी को पता नहीं, लेकिन लोग मॉडर्निटी के पीछे भागे जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के समय में लोग पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, उनके पास पैसे टिक नहीं पा रहे हैं। इसी सब से लोग परेशान होके लोगों के ऊपर इतना सोशल टेंशन बढ़ता जा रहा है कि वो क्या करें, तो उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी का जो सॉल्यूशन है लोग फंडामेंटलिज्म में ढूंढ रहे हैं कि अगर हम शांति में चले जाएं, शांति मीन्स कि अगर हम अपने फंडामेंटल में चले जाएं, जो हमारे कल्चर है, जो हमारे उपनिषद है, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, तो हमें शांति मिलेगी। जो मानव के दिमाग पे प्रेशर बनता जा रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि लोग IIT IIM से पढ़कर इस्कॉन में चले जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीके का फंडामेंटलिज्म है। लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि इस्कॉन जो है वो हमारे ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही फंडामेंटलिज्म जब लेजिटिमेट हो जाएगा तो लोग जब रूल करने लगेंगे तो फंडामेंटलिज्म बोला जाएगा। फंडामेंटलिज्म में मुख्यतः दो तरह के कॉन्सेप्ट आता है। पहला है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। जो भी हमारे हमारे या जो भी वेस्टर्न में या ईस्टर्न में जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उनका इंटरप्रिटेशन ये अलग भी हो सकता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ये मानवीय दिमाग का खुरापात होता है। वो हम कुछ और सोचते तो सामने वाला कुछ और सोचता है, उसमें क्लैश भी हो सकता है। और इनफैलिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट में लिखा गया वही सत्य है, वही परमानेंट। इसी दो कॉन्सेप्ट पे फंडामेंटलिज्म चलता है। हम देखते हैं कि किसी तरीके से सोसाइटी में चेंज हो रहा है, डिस्टर्ब कम्युनिटी लाइफ हो रही है, वो लोग आइडेंटिटी खोज रहे हैं। अगर लोग देख रहे हैं कि लोग अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं, लोग अकेले अपना ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, उनका उनका लाइफ जो उन पर बोझ बन के रह गया है, तो वो उनके समझ के परे हो जा रहा है कि उनके पास क्या ऑप्शन है। और मॉडर्न एरा क्या प्रेजेंट एरा में देखे तो लोग लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के शिकार हैं। वो दिन रात मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप पर समय अपना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई शांति नहीं है। तो वो शांति के लिए इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जो आगे चल के फंडामेंटलिज्म का रूप ले लेगा।